हेलो डियर। तो आप लोग कैसे हैं? मेरे उम्मीद से आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आज हम लेके आए आप लोग के लिए बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा जो कि 2022 में होने वाला है। बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम, उससे आप लोग को क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर या तो फिर आप लोग मान सकते हैं इसको मॉडल पेपर। ठीक है, तो आप लोग ये करवाने वाले हैं 2 साल का आप लोग के लिए इस वीडियो में मॉडल पेपर करवाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से एवं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आया। तो आप लोग का लास्ट मोमेंट है, आप लोग को 9 जुलाई को एग्जाम है। ठीक है, 9 जुलाई को एग्जाम है। तो आप लोग अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप लोग बस 5 ईयर का मॉडल पेपर पढ़कर आप लोग अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। ठीक है, तो आज से आप लोग के लिए हम मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो में हम आप लोग को मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए आज हम जो कि आप लोग का पैटर्न आप लोग को पता होगा एग्जाम में कैसा पैटर्न रहता है। तो एग्जाम में 30 मार्क्स का रहता है फिजिक्स और 30 क्वेश्चन रहता है केमिस्ट्री का और 30 क्वेश्चन रहता है मैथ का। ठीक है, सारा क्वेश्चन का 5-5 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चन 450 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा। तो चलिए 30 क्वेश्चन हम पहले आप लोग को फिजिक्स से करवाने वाले हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट जो कि है खंड एक में है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण है। द्वितीयक ईंधन का उदाहरण क्या है? द्वितीयक ईंधन का उदाहरण क्या है? आप लोग बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब 10th लेवल का क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर 10th अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग अच्छे से इसका क्वालिफाई कर सकते हैं ये एग्जाम को। ठीक है, तो द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण क्या है? तो द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण जल गैस है। ठीक है, जल गैस एक द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल गैस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है? किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है बताइए। निम्नलिखित यौगिक दिया हुआ है लकड़ी, बायोगैस, एल्कोहल, कोयला, इसमें से किसका ऊष्मीय मान सबसे कम होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी का जो होता है सबसे कम न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है। प्रत्येक जो गर्म वस्तु होती है वो क्या उत्सर्जित करती है? ऑप्शन में दिया गया है दृश्य किरणें या अवरक्त किरणें या पराबैंगनी किरणें या एक्स किरणें। तो जो भी गर्म वस्तु होती है वो उत्सर्जित करती है, वो अवरक्त किरणें को उत्सर्जित करती है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवरक्त किरणें। ठीक है, अवरक्त किरणें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा दूसरा से भिन्न है? बताइए, कोक, लिग्नाइट, चारकोल या एल्कोहल। बताइए, कोक जो कि कोयला का ही रूप है, लिग्नाइट भी है और चारकोल भी तो कोयला का ही रूप है। एल्कोहल क्या है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है, एक दूसरे से भिन्न कौन है? तो एल्कोहल। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एल्कोहल। आप लोग बस इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, तो आप लोग को हर बार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन ही आता है, तो आप लोग अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है? कौन सा ईंधन हम लोग जलाएंगे तो प्रदूषण सबसे कम देगा? ऑप्शन में है कोयला, डीजल, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल गैसेस। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, प्राकृतिक गैस को हम लोग यूज़ करेंगे तो जो सबसे कम प्रदूषण करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त नाभिकीय ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त नाभिकीय ईंधन है? ऑप्शन में निप्टोनियम 239 या यूरेनियम 235 या थोरियम 232 या प्लूटोनियम 239। कौन है जो उपयुक्त नाभिकीय ईंधन में प्रयोग में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235 जो है नाभिकीय ईंधन, इसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है नाभिकीय ईंधन में। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, यूरेनियम 235। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा है। प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा है क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए हम इसका ऑप्शन आप लोग के लिए भी बता देते हैं। संलयन एक विखंडन दोनों में समान है, या संलयन की अपेक्षा विखंडन में अधिक होता है, या विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक होता है, यह समय समय पर परिवर्तित होता है। क्या होता है? प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा होता है क्या? तो विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक होता है। ठीक है, विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो 318 गुना होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 318 गुना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित
ग्रहों में से किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम होती है? निम्नलिखित उपग्रह में से किसके जो उपग्रह की संख्या न्यूनतम होती है? ऑप्शन दिया गया मंगल, अरुण, नेपच्यून या पृथ्वी। किसमें सबसे ग्रह की संख्या न्यूनतम होती है? तो चलिए इसको हम आप लोगों के लिए बता दें। तो मंगल ग्रह में कितना उपग्रह होता है? तो मंगल ग्रह में 2 उपग्रह होता है, ठीक है। और नेपच्यून में कितना होता है? तो नेपच्यून में 14 होता है, ठीक है। और इसमें देखिए बच गया क्या? अरुण और पृथ्वी। तो अरुण में नहीं होता है और अरुण में होता है। और तो फिर किसमें सबसे कम होगा उपग्रह? तो उपग्रह सबसे कम पृथ्वी में होता ही नहीं है उपग्रह, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सॉरी, देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया कि निम्नलिखित में से किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम होती है? तो न्यूनतम पृथ्वी के होते हैं। पृथ्वी के एक उपग्रह होती है, ठीक है, एक उपग्रह होती है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, पृथ्वी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दूरी का सबसे न्यूनतम इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सा दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है? तो चलिए हम इसका सही आंसर बता देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किलोमीटर। किलोमीटर एक दूरी का सबसे न्यूनतम इकाई है। देखिए ये सभी दूरी का ही इकाई है, खगोलीय इकाई, पारसेक और प्रकाश वर्ष, लेकिन सबसे न्यूनतम इकाई पूछा है तो सबसे न्यूनतम इकाई क्या है? वो किलोमीटर है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समतल दर्पण 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश आपतित है तो थीटा का मान क्या होगा? देखिए 35 डिग्री पे एक कोण आपतित है तो ये थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा? तो ये 35, तो ये भी 35 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 35 डिग्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण किसी बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा दर्पण को हम एक बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए उपयोग में लाते हैं? समतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण? किसको हम लोग प्रकाश को एक केंद्र पे लाने के लिए उपयोग करते हैं? समतल को या उत्तल को या अवतल को या बेलनाकार को? बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण को हम लोग क्या करते हैं? किसी बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा है। यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है तो लड़के के उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? क्या बोल रहा है? देखिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। एक समतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ से लड़का ये 3 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक है, और 1 मीटर वो और पीछे जाता है, 1 मीटर वो और पीछे जाता है, तो कितना हो गया? ये टोटल 4 मीटर। और आप लोग जानते हैं कि जितना ये दूरी रहेगा उतना उस समतल दर्पण के अंदर की दूरी होगा, ठीक है। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 मीटर। तो कितना की दूरी पे खड़ा है? प्रतिबिंब बना है वहां से कितना दूरी पे खड़ा है? तो 8 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 8 मीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक रहता है रेटिना पर प्रतिबिंब। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1/10 सेकेंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे इजी क्वेश्चन, अपवर्तनांक का इकाई क्या है? अपवर्तनांक का इकाई क्या है? अपवर्तनांक का इकाई क्या है? ऑप्शन में दिया गया है डायोप्टर, डिग्री, मीटर या इसकी कोई इकाई नहीं है। तो अपवर्तनांक का इकाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, अपवर्तनांक का कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक की इकाई क्या होता है? तो ये एक यूनिट लेस होता है अपवर्तनांक, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका कोई इकाई नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है, ठीक है, यूनिट लेस होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र किसके गुण का प्रयोग करता है? मानव नेत्र किसके गुण का प्रयोग करता है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? बेलनाकार लेंस रहता है या उत्तल रहता है या अवतल या समतल रहता है? कौन सा रहता है? मानव नेत्र किसके गुण का प्रयोग करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, ठीक है। मानव नेत्र जो भी आप लोग का आंख में लगाता है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान मानव नेत्र की दृष्टि प्रास है। एक समान मानव नेत्र की दृष्टि प्रास क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोग 10 में पढ़े भी होंगे। एक समान मानव नेत्र की दृष्टि प्रास क्या है? अनंत से 25 मीटर होता है या 1 किलोमीटर से 25 सेंटीमीटर होता है या 100 मीटर से 25 सेंटीमीटर होता है या अनंत से 25 सेंटीमीटर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अनंत से 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सबसे दूर के 25 और सबसे नज़दीक के न्यूनतम होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकवर्णी प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा सही है। देखिए आप लोग का फिगर में दिया गया, निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन सा चित्र सही है। जब एकवर्णी प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरेगा तो कौन सा फिगर जो आप लोग के लिए सही होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए प्रकाश जाएगा तो ये देखिए यहाँ से आपतित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण को हम लोग कार के हेडलाइट के प्रयोग में लाते हैं। समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या एक परवलयीय दर्पण, किसका हम लोग यूज करते हैं कार के हेडलाइट में। तो कार के हेडलाइट में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, अवतल दर्पण का हम लोग कार के हेडलाइट में यूज करते हैं। नेक्स्ट है, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन एक माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा एम्पियर की धारा बनाते हैं। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन एक माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर देखिए हम आप लोग को बता रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, जो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन एक माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻12 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1/4 ओम वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ता है, परंतु एक सेल को टर्मिनल उल्टा जुड़ जाता है तो बाह्य प्रतिरोध 1 ओम है। यदि एक सेल को विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए इसमें बोला गया है कि 1/4 ओम वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ता है। ठीक है, परंतु एक सेल टर्मिनल से उल्टा जुड़ जाता है। एक सेल है जो उल्टा जुड़ जाता है, तो यहाँ से आप लोग मान सकते हैं कि अगर टर्मिनल उल्टा जुड़ जाएगा तो इसमें कोई भी धारा प्रवाहित होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर शून्य हो जाएगा, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा, धारा का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, कोई भी टर्मिनल को हम लोग उल्टा जोड़ देंगे तो धारा का मान शून्य हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर इसकी लंबाई दुगना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। कोई भी हम लोग प्रतिरोध का अगर एक तार को दुगना करेंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। तो 1 ओम का प्रतिरोध को हम लोग किए हैं तो इसका 4 गुना 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 ओम। विद्युत विभव है, तो विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव सदिश राशि है या अदिश राशि है, या ना ही स्केलर ना ही वेक्टर क्वांटिटी है, या तो कभी स्केलर और कभी वेक्टर है, क्या है बताइए। विद्युत विभव क्या है, तो विद्युत विभव एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता क्या होती है। जो विद्युत हीटर में जो कुंडली बनी होती है नाइक्रोम का, उसका विशेषता क्या होता है। तो चलिए इसका हम लोग सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका विशेषता होता है उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता होता है और उसका उच्च गलनांक होता है। ठीक है, उसका उच्च गलनांक होता है और उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता होता है नाइक्रोम का, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसलिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं विद्युत हीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर को 1 वोल्ट मीटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। एक गैल्वेनोमीटर को 1 वोल्ट मीटर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन में दिया गया उसमें से किसकी आवश्यकता होती है एक गैल्वेनोमीटर को 1 वोल्ट मीटर बनाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ने की होती है। ठीक है, एक श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को हम लोग जोड़ के एक गैल्वेनोमीटर को 1 वोल्ट मीटर बना सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के बीच जोड़ा जाता है तो बल्ब द्वारा खपत शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो चलिए हम इसका सही आंसर आप लोग के लिए बता रहे हैं। ये देखिए आप लोग को न्यूमेरिकल एक पूछा गया था, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को वोल्ट दिया गया है, V इक्वल टू कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया गया है, और यहाँ पे देखिए बल्ब को 100 वाट, ठीक है, इसका तो पावर दिया गया है और 100 वाट दे दिया गया है, और यहाँ पे देखिए और एक और दिया गया है वोल्ट, वो V1 दिया हुआ है 110 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखिए निकाल सकते हैं क्या होता है, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए V स्क्वायर यहाँ पे 220 बाई R इधर कर देंगे, P को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 22 गुना 22, तो 484 आ जाएगा। ठीक है, इस पर अगर आप लोग पुट कीजिएगा P का वैल्यू और V का वैल्यू तो R निकल जाएगा यहाँ से 484। ठीक है,
484 निकल जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग मान लेंगे फिर एक और V1 दिया हुआ है, तो फिर इसको भी मानेंगे P = V1/R। तो यहाँ से देखिए R का वैल्यू जो निकला वो पुटअप कर देंगे और V का वैल्यू जो यहाँ पे है V1 का स्क्वायर, तो 110 का स्क्वायर, और यहाँ पे R का वैल्यू 484। अगर दोनों से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो 25 वाट आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 25 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 ओम के 3 प्रतिरोध एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, किन्हीं दो शीर्ष के बीच प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, 12 ओम के 3 प्रतिरोध एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये, ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज जो कि सब 12 ओम का 3 प्रतिरोध बनाते हैं। ठीक है, 12 ओम का, तो इसमें क्या बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो किन्हीं दो शीर्ष का बीच का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए इसका हम आप लोग डायग्राम से समझाते हैं। ये देखिए यही बोल रहा है, ये 12 ओम 12 ओम 12 ओम, ये श्रेणी क्रम में है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना 24 ओम, और ये 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या पैरेलल में निकालेंगे, इसको हम लोग फिर पैरेलल में निकालेंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए R1 R2 का वैल्यू पुटअप कर देंगे और इसका LCM लेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 ओम। ठीक है, 8 ओम, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, हम आप लोग को फिगर के द्वारा बता दिए हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इसका 8 ओम सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श सेल को आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है। एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर होगा क्या, वो 0 हो जाता है। ठीक है, एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया। विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया था, लेंज ने या मैक्सवेल ने या फैराडे ने या बोर ने, किसने दिए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फैराडे ने दिए थे। विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिए थे, वो फैराडे ने दिए थे। ठीक है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली किसकी ओर इंगित करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ, इससे ये क्वेश्चन आप लोग का कंफर्म है कि आप लोग का एग्जाम में आ ही जाता है। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के मध्य उंगली किसकी ओर इंगित करता है। तो देखिए हम आप लोग को डायग्राम से बता रहे हैं। देखिए फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, ठीक है, तो देखिए ये जो अंगूठा रहता है, अंगूठा क्या दिखाता है, वो फोर्स दिखाता है चालक के बल की दिशा को। ठीक है, चालक के बल की दिशा को दिखाता है। और ये जो बीच वाली उंगली है, ये बीच वाली उंगली क्या दिखाता है, वो विद्युत धारा को दिखाता है। ठीक है, विद्युत धारा को ये दिखाता है, धारा की दिशा को। और ये जो उंगली है ये क्या दिखाता है हम लोग को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, मध्य वाली उंगली, तो मध्य वाली उंगली ये है, ये क्या दिखा रहा है, तो विद्युत धारा की दिशा को शो कर रहा है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा को, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली किसकी ओर इंगित करता है, तो धारा की दिशा को इंगित करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा की दिशा। तो देखिए फिजिक्स का खंड 1 जो कि 30 क्वेश्चन आप लोग का समाप्त हो गया। चलिए आप लोग को हम केमिस्ट्री का खंड जो कि खंड 2 है केमिस्ट्री, तो हम इसको आप लोग के बीच बताने जा रहे हैं। इसमें भी आप लोग का 30 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो चलिए उस 30 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, एन पहचान के लिए मतलब नाइट्रोजन पहचान के लिए लेग्रांजे परीक्षण निम्नलिखित में किसके साथ होता है, बताइए। लेग्रांजे परीक्षण किसके साथ होता है एन पहचान करने के लिए। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका हम लोग राइट आंसर बताते हैं। तो C6H5NH2Cl होता है। ठीक है, इसका क्या नाम होता है, तो इसका नाम आप लोग को हम बता रहे हैं। तो इसका नाम जो हो जाता है वो फेनिल हाइड्रोक्लोराइड होता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, फेनिल हाइड्रोक्लोराइड इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार क्या होता है, तो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस विकसित होती है जब जिंक क्लोराइड एसिड के साथ अभिक्रिया करती है। कौन सा गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है। तो देखिए इसका हम लोग आप लोग रिएक्शन बताते हैं, जिंक जब हाइड्रोलिक क्लोराइड से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्सर्जित होता है,
तो ZnCl2 और यहाँ से H2 जो होता है हाइड्रोजन वो विकसित होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन विकसित होता है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक से के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विकसित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है? निम्नलिखित में कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन नेगेटिव जी। ठीक है, क्लोरीन का पावर ऐसे भी नेगेटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया CH2 डबल बॉन्ड HOCl से अभिक्रिया करके ये M और R क्या बताता है? यहाँ पे पूछा गया M और R क्या बताता है, तो इसका हम आप लोग को सही आंसर बता देते हैं। देखिए ये सब रिएक्शन वाला है, तो आप लोग को हम सॉल्व इस पर कैसे कर सकते हैं इतना छोटा में डिस्प्ले में, तो आप लोग को हम इसका आंसर बता देते हैं। तो आप लोग इस पर अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग इसका जो टेलीग्राम में इसका हम आप लोग का रिएक्शन बनाकर दे देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा CH2Cl और CH2OH और जलीय NaHCO3 M और R की जगह होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक CH3 डबल बॉन्ड CH2 को क्षारीय KMnO4 विलयन के साथ क्रिया कराने पर क्या देता है? इसको हम लोग क्रिया कराएंगे तो क्या देगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CH3CO CH3 प्लस CH3COOH अभिक्रिया कराने पे देगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु ऑक्साइड का C कार्बन के साथ अपचयन नहीं होता है? किस धातु ऑक्साइड का कार्बन के साथ अपचयन नहीं होता है? ऑप्शन में दिया गया है PbO, Al2O3, Fe2O3 या ZnO। बताइए कौन सा है जो कार्बन के साथ अपचयन नहीं होता है? तो चलिए इसका हम लोग सही आंसर बता देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा FeCO3 जो है वो कार्बन के साथ अपचयन नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन, कौन सा निम्न युग के पदार्थ H2O से अभिक्रिया कर समान गैसें उत्पन्न करता है? कौन सा है निम्न युग के पदार्थ जो H2O से अभिक्रिया कर समान गैसें उत्पन्न करता है? Na2O2 या KKO2, CaCH2 या BaBaO2। बताइए कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ H2O का अभिक्रिया कर समान गैस उत्पन्न करता है? तो चलिए इसका हम सही आंसर आप लोग को बता देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि CaCH2 जो है वो अभिक्रिया करके समान गैसें उत्पन्न करता है H2O के साथ अभिक्रिया करके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच, कौन से धातु शीतल तनु HNO3 के साथ क्रिया करके H2 उत्पन्न करता है? देखिए सारा ही केमिस्ट्री का खेल ही है कि रिएक्शन वाला। ठीक है, अगर आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप लोग को टेलीग्राम में जितना भी रिएक्शन वाला क्वेश्चन है आप लोग को टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, आप लोग उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर दिया गया है, कौन से धातु शीतल तनु HNO3 के साथ क्रिया करके H2O गैस उत्पन्न करता है? जो कि HNO3 के साथ अभिक्रिया करके कौन सा H2O गैस उत्पन्न, कौन सा है जो H2O गैस उत्पन्न करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चलिए हम इसको रिएक्शन आप लोग को समझा देते हैं, कौन से धातु, ठीक है, जो क्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करता है। तो चलिए हम इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Mg। Mg कैसे देखिए H2 गैस उत्पन्न करेगा? तो Mg से अगर हम लोग ये HNO3 से हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो MgNO3 के होल ट्वाइस प्लस H2O गैस विकसित करेगा। ठीक है, H2O गैस विकसित करेगा, इसलिए क्या होता है H2O गैस कौन उत्पन्न करता है HNO3 के साथ अभिक्रिया करके? तो मैग्नीशियम। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O2 किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करती है? O2 किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करती है? किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है O2? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के साथ जो O2 अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को समझा देते हैं, जो कि देखिए Na+O2, यहाँ पे देखिए NaO2 क्या, ये तो बन जाता है Na2O,
इसे रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है पी, जिसको हम लोग फास्फोरस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए O2 से हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये P4O2, ठीक है, ये भी रिएक्शन कर लेता है। और सल्फर से कराते हैं तो सल्फर O2 से कराते हैं तो SO2 बन जाता है, ठीक है, रिएक्शन करके। लेकिन क्लोरीन से हम लोग कराएंगे तो कोई फार्मूला नहीं बनता ClO, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक में 4 एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है। किसी एक में 4 एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन में दिया गया Cl, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या और मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्लोरीन में जो होता है वो 4 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि क्लोरीन में 4 एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी घोल का पीएच मान क्या होगा यदि उसमें से हाइड्रोजन प्लस आयन का सांद्रण 0.01 मिलियम हो। किसी भी घोल का पीएच मान क्या होगा यदि उसमें से हाइड्रोजन प्लस आयन का सांद्रण 0.01 मोल हो, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया गया 3, 1 या 2 या 7, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2, ठीक है, 2 हो जाएगा, ठीक है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय रस का पीएच मान क्या होगा? अमाशय रस का पीएच मान क्या होगा? ऑप्शन में 5.3, 1.4, 7.4 या 8.2। अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है? तो अमाशय रस का पीएच मान 1.4 होता है, ठीक है। अमाशय रस का पीएच मान 1.4 होता है, ये अम्लीय होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन क्लोरीन के साथ एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है? कौन ऐसा जो है युग्म जो कि क्लोरीन के साथ एक से अधिक यौगिक का निर्माण करेगा? पोटेशियम, जिंक, लोहा या कैल्शियम, कौन है बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आयरन है, जो इसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ढेर सारे यौगिक का निर्माण कर सकता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरन Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती हुई विद्युत ऋणात्मकता कौन सा एक क्रम सही है? बढ़ती हुई विद्युत ऋणात्मकता का कौन सा क्रम सही है? तो चलिए इसका हम लोग आप लोग के बीच सही आंसर बताते हैं। तो इसका ऋणात्मकता देखिए कौन सही होता है। तो क्या बोल रहा है, विद्युत ऋणात्मकता कौन सा क्रम सही है? बढ़ती हुई थी, ठीक है। तो देखिए सिलिकॉन में कम होता है, फिर फास्फोरस में इसका ज़्यादा होता है विद्युत ऋणात्मकता, फिर कार्बन में, फिर नाइट्रोजन में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है? तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक आयनों में से किसका आकार सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक आयनों में किसका आकार सबसे अधिक होता है? बताइए, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का या सोडियम का, किसका होता है? निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक आयनों में से किसका आकार सर्वाधिक होता है? किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि नाइट्रोजन का सबसे बड़ा आकार होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आयन में। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका परिष्करण सिल्वर ग्लास से होता है? किसका परिष्करण सिल्वर ग्लास से होता है? PB या AG या Na या Al का, किसका होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सिल्वर ग्लास का होता है, ठीक है। सिल्वर ग्लास किसका परिष्करण होता है? तो AG का, ठीक है, AG का होता है। यही है चांदी, ठीक है, चांदी से जो कि सिल्वर ग्लास निकाला जाता है। इसलिए उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु साबुन लवण होता है। मृदु साबुन लवण क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पोटेशियम जो होता है मृदु साबुन लवण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, कौन सी गैस उच्च ताप और एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH3OH और CH3COOH में बदल देती है? बताइए कौन सी गैस उच्च ताप और एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में CH3OH को CH3COOH में बदल देती है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो वो हो जाएगा क्या? मेथनॉल, ऑप्शन नंबर बी, जो कि मेथनॉल COOH2 और H2O की उपस्थिति में वो एसिटिक अम्ल बनाता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल बनाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौगिक में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन को 28 ग्राम
और 80 ग्राम अनुपात में है, इसका यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अनुपात 28 और 80 है तो उसमें उस यौगिक का क्या हो जाएगा फार्मूला? तो उसका जो क्या बनेगा तो वो बन जाएगा N2O5, N2O5 हो जाएगा, ठीक है, N2O5, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 ग्राम एल्युमिनियम के ऑक्सीजन को कितने ग्राम के साथ संपूर्ण रूप से अभिक्रिया करेगा? 27 ग्राम एल्युमिनियम के ऑक्सीजन के कितने ग्राम के साथ संपूर्ण रूप से अभिक्रिया करेगा? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24, ठीक है, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन HCHO में C के ऑक्सीजन संख्या क्या होती है? HCHO में CHO किसका होता है? तो एल्डिहाइड होता है, H क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो C की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? HCHO में C की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 होती है, C की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि KMnO4 का आणविक भार m है तो इसके तुल्यांकी भार जब वह K2MnO4 में परिवर्तित होगा तो क्या हो जाएगा? m/5 या m/3 या m या m/7? इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी m हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मेथिल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समवयक है? 2 मेथिनॉल प्रोपीन निम्नलिखित में से किसका एक समवयक है? N ब्यूटेन का, N प्रोपेन का, N हेक्सेन का या N पेंटेन का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, N ब्यूटेन का जो है 2 मेथिल प्रोपेन है, ठीक है, समवयक है N ब्यूटेन का, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी बॉन्ड सी के न्यूनतम बंध लंबाई कितनी होती है? सी के कार्बन की न्यूनतम बंध लंबाई किस में है? तो ऑप्शन में दिया गया C2H4, C2H6, CH4 या C कार्बन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन है? प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन है? तो प्रथम जो है वो NH2CO NH2 है, ठीक है, जो कि कब हुआ था? वो 1828 में कौन किए थे? वहीलर, जो कि रसायनज्ञ थे एक, वो वहीलर जर्मन रसायनज्ञ थे वहीलर, उन्होंने सर्वप्रथम किया था, ठीक है, वहीलर जो कि जर्मन रसायनज्ञ थे, ठीक है, वो 1828 में जो कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित कार्बन का यौगिक बनाए थे, जो कि है NH2CO NH2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकेल नियम के अनुसार एक चक्रीय युग्म यौगिक एरोमेटिक होगा यदि उसमें इस संख्या के इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए इसका जो हम आप लोग का आंसर बता देते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4n+2π। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक एक प्रकाश सक्रिय है? निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय है? 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 प्रोपेनॉल या 1 ब्यूटेनॉल या 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय है? तो प्रकाश सक्रिय कौन सा यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर ए एक प्रकाश सक्रिय यौगिक है, ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन जो है वो प्रकाश सक्रिय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रबल क्षार इसमें अल्फा H के निराकर कर सकता है, क्या करेगा? एक प्रबल क्षार इसमें अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके कर सकता है, किसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है? एमीन को या कीटोन को या एल्कीन को या एल्केन को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कीटोन को करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वो कीटोन को कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH4 में सिग्मा बंध की संख्या कितनी होती है? CH4 में सिग्मा बंध की संख्या कितनी होती है? इससे भी आप लोग को एक क्वेश्चन इस बार आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। CH4 में सिग्मा बंध की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सिग्मा बंध में कितना होता है? तो 4 होगा, ठीक है, CH4 में सिग्मा बंध की संख्या कितना होगा? वो 4 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 होगा, ठीक है। तो आप लोग का जो कि नेक्स्ट मॉडल पेपर का पार्ट जो मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग का अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में आप लोग का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का जैसा कि ये मॉडल पेपर 2020 का बताया गया है, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में 2019 का बताया जाएगा। आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाले थे, लेकिन वीडियो आप लोग के लिए बहुत काफ़ी लंबा हो जाने वाला था, इसलिए आप लोग को ये वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं कर पाए हैं तो आप लोग बस मॉडल पेपर को आप लोग को
प्रीवियस मॉडल पेपर को आप लोग 5 ईयर का बस पढ़ लेना है। आप लोग के पास जितना भी टाइम है, आप लोग का 9 जुलाई को एग्जाम है, जितना भी टाइम है आप लोग उतना पढ़ लीजिए। और बस इसमें नेगेटिव मार्क, तो ये बड़ी खासियत है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, बस इतना ही आज के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।